एक टॉपिक ऑप्टिक्स का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शेयर स्क्रीन। वन मिनट वेट। ओके, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ना सभी को। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करेंगे कुछ ऑप्टिक्स। ऑलरेडी इंटरफेरेंस वी हैव डिस्कस्ड। इंटरफेरेंस में अप टू न्यूटन्स रिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो और एक बार आज ना एक बार हमारी भी कर देंगे, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है इसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो न्यूटन रिंग्स, आई थिंक सभी को ये वीडियो मिल चुका है ऑलरेडी, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर ईएसए। आज डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन। फर्स्ट डिफ्रैक्शन देन पोलराइजेशन, दोनों ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं जैसे पढ़ाता हूँ धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कहीं पे भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो। इसका अगर डेफिनेशन या इसका वन सेंटेंस में मतलब अगर बोला जाए तो ये होता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता क्या है, सभी का एक्सपीरियंस है। अगर आइडियल केस सोचा जाए, एक लेते हैं कि आइडियल केस और दूसरा लेते हैं रियल केस। आइडियल केस क्या है, देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं इधर, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लो कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, और स्क्रीन के सामने एक शार्प ऑब्जेक्ट है। शार्प मींस एक नीडल है, ठीक है, एक आइडियल केस। और यहाँ पे मान लो कि एक लाइट सोर्स है, एक टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च से ऐसे लाइट निकल के आएगा। सो ये अगर आइडियल है तो दिस रीजन में क्या देखने को मिलेगा, शैडो, शैडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कंप्लीटली डार्क। आइडियली ये कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, लेकिन हम सभी को एक एक्सपीरियंस है, नहीं है तो करके देख लेना। कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने ये एक सोर्स ले लेना और उसका जो शैडो है उसको एक बार देख लेना। क्या इस एजेस में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रियलिटी में क्या होता है, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। वही सेम ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लाइट सोर्स। तो रियलिटी में ये देखोगे कि जहां तुम्हें कंप्लीट डार्क होना चाहिए था, ये जो रीजन है ना, ये जो कंप्लीट रीजन, इट शुड बी डार्क अकॉर्डिंग टू आइडियल केस। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि ये जो एजेस है ना, इसमें थोड़ा सा लाइट भी आते हैं। मतलब ये कंप्लीट डार्क नहीं होते, ये ब्राइट डार्क एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट लेके देख लेना, उसका जो शैडो बनता है ना, जैसे इफ आई टेक वन बुक हियर और इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करोगे, उसका एक शैडो मिलेगा तुम्हें इधर। लेकिन ये जो एजेस ना, एजेस आर नॉट शार्प। यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस नहीं होते, यहाँ पे जैसे एक मिक्सचर होता है। क्यों होता है ऐसे, लाइट अगर पड़ रहा है तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए, इस रीजन में तो बिल्कुल लाइट पहुंचना नहीं चाहिए, ये रीजन में लाइट पहुंचना नहीं चाहिए, बिल्कुल डार्क होना चाहिए। तो क्यों इस रीजन में थोड़ा सा लाइटनेस आ जाता है, क्योंकि एक होता क्या है कि लाइट जब इस सात ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं ना, यहाँ से लाइट थोड़ा बेंड कर जाते हैं और बेंड करके अपने शैडो रीजन में घुस जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ने ज्वाइन करने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये जो लाइट का बेंडिंग, इसी बेंडिंग की वजह से एट द एजेस ऑफ दिस शैडो रीजन
यहाँ पे थोड़ा लाइट हमें मिल जाता है, मतलब एक प्रिसाइज डार्कनेस नहीं रहते। और एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा छेद है, एपर्चर जिसको कह सकते हैं। अब मान लो कि सेम लाइट सोर्स टॉर्च ऑन कर चुके हो और यहाँ पे एक काम करो कि यहाँ पे एक स्क्रीन रखो, एक बड़ा सा स्क्रीन रख दो इधर। तो होना क्या चाहिए, ये छेद से लाइट पास होना चाहिए आइडियली, और यहाँ पे एक लाइट रीजन होना चाहिए, बाकी सब बिल्कुल डार्कनेस होना चाहिए, ये सब डार्क होना चाहिए, ये सब डार्क होना चाहिए। और एक छोटा सा जो रीजन है, दिस शुड बी ब्राइट। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये ब्राइटनेस थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे लाइट कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो छेद है ना, इस छेद से लाइट थोड़ा बेंड कर जाते हैं, इस छेद से लाइट थोड़ा बेंड कर जाते हैं। ये जो लाइट की बेंडिंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं कि डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये है द मीनिंग ऑफ द डिफ्रैक्शन। अब आते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है। अब आते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में तो सभी को अभी याद है और पता भी। इंटरफेरेंस से पहले मैं इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूं। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में जैसे मान लो कि दो स्लिट है, यंग डबल स्लिट वाला केस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक सोर्स ऐसे होता है, दूसरा सोर्स और एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, और यहाँ से लाइट लाइट को मैं अभी वेव फ्रंट की तरह दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से भी लाइट ऐसे करते 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 मतलब दोनों सुपरपोज होते होते अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे, तो स्क्रीन में क्या होता है कि एक ब्राइट, फिर और दूसरा ब्राइट, इन दोनों के बीच में कंप्लीटली डार्क, फिर ब्राइट, फिर इन दोनों के बीच में कंप्लीटली डार्क, मतलब इक्वली स्पेस्ड ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, दिस टाइप ऑफ पैटर्न हमें मिलते हैं। डिफ्रैक्शन में भी एक इसी तरह की पैटर्न मिलते हैं, लेकिन कब मिलेगा, तो मैं एक दिखा रहा हूं कि मान लो कि एक स्लिट है, एक स्लिट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यस, ओनली वन लाइट सोर्स, ठीक है। वो लाइट सोर्स किस टाइप का लाइट सोर्स, ये मोनोक्रोमेटिक है, सेम लाइक इंटरफेरेंस, एंड इट इज ऑल्सो कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब यहां से जितने सारे वेव्स निकल के आएंगे, ऑल ऑफ विल बी कांस्टेंट फेज। अब एक चीज देखो, दिस स्लिट बहुत ही छोटा है, कितना छोटा कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे लाइट सोर्स है। अब मैं इस लाइट सोर्स को ना यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, कौन सा लाइट है, ये लेजर लाइट है। लेजर लाइट, वो जो रेड वाला लेजर लाइट होता है ना, ये रेड लेजर लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे एक मान लो कि एक स्लिट है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद है जिससे लाइट पास करेगा, जिससे लाइट पास करेगा। तो अगर लेजर लाइट इस छेद से पास करके यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे ना, स्क्रीन, तब तुम्हें स्क्रीन में एक अजीब सा पैटर्न मिलेगा। इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा ये ब्राइट होगा और इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। फिर थोड़ा रीजन ना, एक थोड़ा सा रीजन ये डार्कनेस मिलेगा, फिर ये और एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, लेकिन इसका जो ब्राइट विथ कम होगा, दैट मीन्स डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विथ, एंड इसका इंटेंसिटी भी डिक्रीज करता जाएगा। दोनों साइड में ऐसे होगा, ये थोड़ा सा डार्कनेस मिलेगा, फिर और एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या था, हर कोई ब्राइटनेस और डार्कनेस का जो फ्रिंज है ना, सबका विथ सेम होता है। जो बीटा था ना लास्ट क्लास में, लैम्डा डी बाई आई थिंक 2d, हर मतलब चाहे तुम ब्राइट फ्रिंज को लो या डार्क फ्रिंज को लो, इनके लिए विथ कांस्टेंट होता है। लेकिन ये डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न मिलते हैं ना, ये सेंट्रल का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और उसका विथ भी मैक्सिमम होता है, लेकिन विथ धीरे धीरे
घटते जाते हैं और इंटेंसिटी भी धीरे धीरे घटते जाते हैं डिफ्रैक्शन। लेकिन ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कब दिखने को मिलेगा? क्या एक कार्डबोर्ड ऐसे ले ले और उसके एक नीडल से छेद कर दे तो क्या हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा इधर? नो। डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने की एक कंडीशन होता है, यही पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न का कंडीशन क्या है? देखो, डिफ्रैक्शन एक ही लाइन में आंसर देना है तुम्हें। डिफ्रैक्शन होने के लिए ये जो स्लिट का जो छेद है, जिसको हम लोग एपर्चर कह सकते हैं और जिसको स्लिट भी कह सकते हैं, जो भी कहो, इसका जो विड्थ और इसका जो साइज, बेसिकली इसका जो साइज, दिस साइज मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और एक बार मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूं इधर। when the size of the aperture or the sharp object, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। ऑब्जेक्ट, in the size of the aperture or the sharp object is comparable with the wavelength of light, then we may get diffraction pattern। मैंने क्या बोला कि अगर ये जो छेद है उसका साइज, ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की सेम ऑर्डर में हो, जैसे वेवलेंथ अगर माइक्रोन में है तो ये छेद फ्यू माइक्रॉन्स तक अलाउड है। जैसे अगर मान लो कि वेवलेंथ 1 माइक्रोन, 2, 3, 4 अप टू 10 माइक्रोन तक दिस इज अलाउड, या 50 माइक्रोन अगर हमने बिठाया तब भी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये छेद मिलीमीटर ऑर्डर की है तो डिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन उतना हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और एक चीज क्या बताया कि शार्प ऑब्जेक्ट, तो शार्प ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखो, सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न वी मे गेट इन प्लेस ऑफ दिस एपर्चर इफ वी प्लेस ए शार्प ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि एक नीडल, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं अभी। जैसे मान लो कि एक नीडल है, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम ऑल्सो, ठीक है, घर में कर सकते हो। नीडल की जगह तुम एक ले लो, अपना हेयर ले लो, ठीक है, अपना एक बाल तोड़ के यहाँ पे हाथ में पकड़ के रखना और एक लेजर टॉर्च देके इसके ऊपर फोकस करना। देखोगे कि अपने दीवार पे एट द वॉल यू विल फाइंड ए वेरी ब्यूटीफुल डिफ्रैक्शन पैटर्न। हेयर से बहुत अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, करके देख लेना। अगर लेजर लाइट है तो हेयर तो है भाई, जो गंजा हो उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ भाई, दुखी मत होना, लेकिन जिसके पास हेयर है वो एक उखाड़ के देख सकते हो, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये क्यों हेयर में डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों होता है? क्योंकि हेयर की जो साइज होता है ना, ये ऑलमोस्ट 50 माइक्रोन के आसपास होता है, और जो ग्रीन लाइट होता है ना, ये सेम ऑर्डर, ऑल्दो इट इज इन नैनोमीटर, लेकिन ये लेस देन 1 माइक्रोन, फिर भी ये कंपेरेबल विद दिस वेवलेंथ होता है, कंपेरेबल विद दिस वेवलेंथ। इसी वजह से this sharp object can also create the diffraction pattern। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन क्या है? चाहे तो एपर्चर की साइज और शार्प ऑब्जेक्ट की साइज, जिस द्वारा लाइट बेंड हो रहा है, उनका साइज लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी कंपेरेबल होना चाहिए, उसकी ऑर्डर में, मतलब फ्यू डिफरेंस इज अलाउड। तो अगर ये हो तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो ये होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। नाउ move to the point, what is the very important question, the third question, what is the difference between interference
एंड डिफ्रैक्शन। देखो स्टडी मटेरियल में क्लियरली रिटन है, अब मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। इंटरफेरेंस में क्या होता है और डिफ्रैक्शन में क्या होता है। देखो फर्स्ट चीज क्या है, थोड़ा याद करो। इंटरफेरेंस में दो सोर्स चाहिए हमें, टू सोर्स चाहिए, टू सोर्सेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट चाहिए हमें। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या है, ओनली वन सोर्स इज सफिशिएंट। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों सोर्स से जो वेव्स आते हैं ना उसका सुपर पोजिशन होता है, उसका सुपर पोजिशन होके इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही सोर्स से जो वेव्स निकल के आता है ना वो खुद अपने आप सुपर पोजिशन करते हैं, उसके वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिटन इन स्टडी मटेरियल। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या होता है, इंटरफेरेंस में अभी मैंने डिस्कस किया, इंटरफेरेंस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इंटरफेरेंस में सेंट्रल पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम भी हो सकता है, सॉरी इंटेंसिटी ये ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, लेकिन ये जो विड्थ है ना, ये मान लो कि दिस आर द ब्राइट्स, व्हाट एवर आई एम ड्राइंग राइट नाउ, दिस आर द ब्राइट स्पॉट्स इन द स्क्रीन, दिस आर द ब्राइट स्पॉट्स इन द स्क्रीन। दिस विड्थ of this one, that means this length, I am talking about this length, these lengths are of constant same, और ये विथ क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू आई थिंक लैम्डा डी बाई 2d, ये होता है। और इसके बीच में जो डार्क पोजीशन होता है वो भी होता है लैम्डा डी बाई 2d। दैट मींस विथ ऑफ द डार्क एंड द ब्राइट स्पॉट इन इंटरफेरेंस पैटर्न्स आर सेम। इंटेंसिटी क्या होता है इसमें, इंटेंसिटी भी, इंटेंसिटी इज सेम, मतलब हर कोई ब्राइट स्पॉट सेम इंटेंस होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में वो नहीं होता। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है, ये सेंट्रल वाला पार्ट में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और उसका विद अगर W बोले तो ये भी मैक्सिमम होता है। उसके बाद इसका इंटेंसिटी विद घटते जाते ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। थर्ड डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, ये एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब दोनों, ये अगर ब्राइट स्पॉट है या अगर डार्क है, इसमें तुम्हें क्लियरली डिफरेंस, मतलब कंट्रास्ट बहुत हाई होता है, कंट्रास्ट बहुत हाई होता है इन इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में कंट्रास्ट उतना हाई नहीं होता, इनमें मतलब एक मिलजुल का ताल मिल के चलने की आदत है इन डिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका कंट्रास्ट बहुत हाई होता है। तो दिस इज, और एक दो पॉइंट है शायद देख लेना, नोट्स के अंदर है। So this is the third question, very important questions for your ESA. What is the difference between interference and diffraction? Now अब आते हैं कि फोर्थ पॉइंट में, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शंस, ये भी पूछते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। There are two types of diffractions. One is Fraunhofer and the second one is Fresnel. कोई फ्रेस्नेल बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन इज फ्रेनेल, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो दोनों साइंटिस्ट के नाम है, दोनों ने दो कंडीशन देके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया था, तो इसलिए दोनों डिफ्रैक्शंस होते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो डिफ्रैक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली चाहिए क्या, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट, एक स्क्रीन चाहिए और एक लाइट सोर्स चाहिए, जैसे लेजर लाइट, मान लो कि एक लेजर लाइट चाहिए। तो ये होता है सोर्स, ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है स्क्रीन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहेगा और सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहेगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि
सूरज, अपना सन, ठीक है। सूरज से ऑल्दो सूरज इज नॉट क्रिएटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मान लो कि यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा है और धरती में कोई शार्प ऑब्जेक्ट आया और बहुत दूरी में, जैसे मान लो कि 4 किलोमीटर, 5 के 10 किलोमीटर में एक स्क्रीन है, so we can think almost it creates, if it creates a diffraction pattern, this may be considered as a Fraunhofer diffraction. तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो Fraunhofer diffraction basically in reality we are not familiar with this diffraction. सेकंड क्या होता है? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से स्क्रीन इन्फिनिटी में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, मतलब फाइनाइट भी हो सकते हैं, और सोर्स भी फाइनाइट डिस्टेंस में रह सकते हैं, ठीक है। और कोई एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इन फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन पैटर्न में। बेसिकली तुम सोच सकते हो कि फ्रेनेल में ऑब्जेक्ट से सोर्स एंड द स्क्रीन्स आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये पॉसिबल है इन आवर रियलिटी। सेकेंड डिफरेंस क्या है फ्रॉनहोफर एंड फ्रेनेल्स में? फ्रॉनहोफर में जो वेव फ्रंट आते हैं बहुत दूर से आते हैं, तो इसका जो वेव फ्रंट होता है ये प्लेन वेव फ्रंट होता है। देखो अगर वेव फ्रंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा याद रखो, अगर मौका मिले तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। अभी एग्जाम के टाइम मत देखो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा तब। तो अब मान ये जस्ट रिमेंबर, अगर वेव फ्रंट के बारे में क्लियर कंसेप्ट है तो भाई याद करो, नहीं तो सिर्फ डाल लो। फ्रॉनहोफर में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। फ्रेनेल में जो वेव फ्रंट होता है बेसिकली वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल टाइप का वेव फ्रंट होता है, ठीक है, इतना याद रखना। फ्रॉनहोफर जैसे मैंने बोला कि रियल लाइफ में उतना दिखने को नहीं मिलते, लेकिन फ्रेनेल रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो ये हो गया कि नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनेल। इतना ही शायद तुम्हारे सिलेबस के अंदर फॉर ईएसए के लिए है। डिफ्रैक्शन खत्म। तो डिफ्रैक्शन है कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन। और एक चीज मैं इधर दिखाना चाहता हूं कि इंटेंसिटी को, अगर देखो मैंने क्या बोला कि ये अगर स्क्रीन है, ये अगर स्क्रीन है, अब मान लो कि एक स्लिट में बना रहा हूं, एक छोटा सा स्लिट में बना रहा हूं इसमें, ठीक है। अब लाइट आ रहा है यहाँ पे, मान लो कि एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो लाइट कैसे कैसे आएगा, ये आ सकते हैं, ये जो डायरेक्ट जा रहा है इसका तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, लेकिन ये जो एजेस से होगा ना इसका थोड़ा बेंडिंग होगा, ये जो एज से टकराएगा ना ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। और बेंडिंग कितना हो रहा है, थीटा एंगल में बेंडिंग हो रहा है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट, अगर ये स्क्रीन को अगर इधर दिखाता हो तो सेंट्रल पार्ट जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज आई मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे करके ये ब्राइटनेस घटते जाएगा, इधर भी सेम चीज होगा, इधर भी सेम चीज होगा। इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाए तो दिस इज द थीटा और दिस इज द इंटेंसिटी। तो ये सेंट्रल में इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे घटते जा रहा है। सो दिस इज द इंटेंसिटी वर्सेस एंगल कर्व। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डिफ्रैक्शन। इससे आगे कुछ पढ़ा है तो मुझे बताना क्लास में, तो मैं वो भी बता दूंगा, नहीं तो मैं पोलराइजेशन में शिफ्ट कर जाता हूँ कि पोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। ये डिफ्रैक्शन अगर इतना कर लोगे ना तो मान लो कि 4-5 क्वेश्चंस मार्क्स के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है, उतना ही कहां से आते हैं। चलो फिर आते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन, ये भी स्कोरिंग है लेकिन मजेदार भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये एक बहुत जबरदस्त चीज होता है। क्यों कि पोलराइजेशन इज ओनली वन प्रॉपर्टी। सो यहां पे लिख सकते हो दिस इज ओनली
one property, only one, मैं stress दे रहा हूं इधर, only one property of light which proves that light is a transverse wave. लाइट जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, लाइट ऐसे करके जाता है, हम लोग दिखाते हैं ना कि लाइट ऐसे ऐसे से आते हैं, ये सिर्फ प्रूफ होता है ये पोलराइजेशन से, ना तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कोई ये चीज नहीं प्रूफ कर पाता है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ओनली पोलराइजेशन कैन प्रूव दैट वन। ठीक है, इसलिए पोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। पोलराइजेशन समझने से पहले लाइट क्या है वो समझना पड़ेगा हमें। लाइट, व्हाट इज लाइट? देखो अगर पूछे तो लाइट क्या है, तो सभी को पता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव है लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों, मैं सब कुछ दिखाऊंगा अभी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉट ओनली दैट, ये दोनों E एंड M दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, और वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो कि वेव x डायरेक्शन में जा रहा है, उसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। तो चलो दिखाते हैं कि लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं। जैसे मान लो कि लाइट x डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में x, ठीक है, और मान लेते हैं कि दिस इज y डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन जो है z डायरेक्शन, x y z आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल बनाते हैं ना, वो ही है इधर। ठीक है, लाइट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? x डायरेक्शन। तो होता क्या है, इसका जो एक इलेक्ट्रिक वेरिएबल वेरिएशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ये वेव टाइप का, इस टाइप का, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, इस टाइप का। तो वो होगा, अगर ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मान लेते कि वो वाई डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूं अभी, वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो बी क्या है? दिस इज द, दिस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये वाई डायरेक्शन में, देखो एक एरो देके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। फिर नीचे हो गया इसका, ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर और एक्स का भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस जेड डायरेक्शन। तो उसको कैसे दिखाएंगे? गड़बड़ हो रहा है मतलब ड्राइंग में, देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में? इट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। देखो मैं जेड की पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब एरोस, ये ऊपर होगा। फिर तो ये जो ब्लू एरोस, इट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दिस इज द प्रॉपर picture of light, that is light is moving along the x direction, electric field is along the y direction, and magnetic field is varying along the z direction। लेकिन बेसिकली हम लोग लाइट को कैसे दिखाता है? ये दिखाता है, एक ही वेरिएशन दिखाता है। ये वेरिएशन कौन सा वेरिएशन है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन? देखो जब लाइट को वेव की तरह हम लोग दिखाते हैं ना, बेसिकली वी आर शोइंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी हो रहा है इसी को हम लोग दिखाते हैं। तो लाइट वेव मींस बेसिकली द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड को क्यों नहीं दिखाते? देखो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्यों नहीं दिखाते? देखो लाइट को हम लोग महसूस कर सकते हैं अपने आंख से,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो देखने की जो हमें ताकत मिलता है ना, वो बेसिकली ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने विजन में कोई काम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन वो विजन के लिए, वो देखने के लिए कुछ मदद नहीं करते। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ही हमें सेंसेशन देते हैं। तो इसलिए लाइट को हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मींस फील्ड वेक्टर, है ना, पढ़ चुके हो फील्ड के बारे में वेक्टर कैलकुलस में। तो ये होता है लाइट। पोलराइजेशन अभी तक हमें पता नहीं चला, बट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइट क्या है। अब चलो कि एक लाइट सोर्स लेते हैं, एक नॉर्मल सा लाइट सोर्स लेते हैं, एक नॉर्मल सोर्स लेते हैं। चलो मान लो कि ये सन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो सन से क्या होता है कि हर दिशा में अपना रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। अगर इसको वेव की तरह दिखाए तो ऐसे दिखा सकते हैं, वेव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसको एक वेव की तरह ये दिखा सकते हैं। फिर इस डायरेक्शन में भी तो वेव होगा, तो इस डायरेक्शन में भी वेव है, लाइट है, इस डायरेक्शन में वेव की तरह जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी होगा। ऐसे करके हम लोग लाइट को दिखा सकते हैं। क्यों दिखा रहे हैं, अभी इसका मजा आएगा भाई। थोड़ा धीरज रखो, समझ भी लो, प्रिपेयर भी कर लो, दोनों एक साथ होगा। तो हट जो मैं बोर्ड से मेरे तरफ भी आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन भी हो रहा है, सब कुछ वो तो नहीं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हो रहा है भाई। थोड़ा इमेजिन कर लो, ऐसे करके जा रहा है। तो देखो कि ये जो इलेक्ट, अगर इफ वी कंसिडर दिस वेव, अगर हमने ये वेव कंसिडर कर लिया, तो इस वेव को अगर कंसिडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मतलब फ्रॉम द मिडिल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरह और नीचे की तरह, ऊपर की तरह नीचे की तरह, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस वेव वी कैन से लाइक दैट वन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर दिस वेव। इसका डायरेक्शन देखो, ये this one and this one, so electric field along this direction is this one for this wave। इस वेव के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस वेव के लिए इसका डायरेक्शन देखो ये है और ये नीचे ऐसे, तो ये हो गया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन सोचोगे वो भी एक मिलेगा तुम्हें, जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। तो ये जो कंप्लीट वेव फ्रॉम द सन, इस लाइट को हम लोग ऐसे एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन शीट के ऊपर ऐसे दिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने सोच सकता हूँ कि अगर यहाँ से एक आ रहा है तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर दिशा में we can show the whole light by this electric field। मतलब along each and every direction, along each and every direction, there is a vibration of electric field। अगर हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस टाइप को मिले तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट क्या बोलते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड का मतलब क्या है, कोई एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन नहीं है, हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए ये पोलराइज्ड नहीं है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर ये मान लो कि सिर्फ अगर इसमें मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो ये मान लो कि एक्स एक्स बराबर वेव जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं और जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना, जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर दिस वेव, फॉर दिस लाइट वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर लाइक दैट। तो कौन सा डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि वाई पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ मान लो कि और एक ले लेते हैं कि ये सिर्फ
मान लो कि ये वाई ये जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये जो जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं तो दिस वन इज द जेड, सो इसको हम लोग कहेंगे कि जेड पोलराइज्ड लाइट। और कोई डायरेक्शन है नहीं, बट इन आवर रियल सोर्स जो सन होता है या टॉर्च से जो लाइट होता है, तो हार्ड डायरेक्शन में तो वेव मूव करता है। तो फॉर ईच एंड एवरी वेव देयर इज ए वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है तो उसी को कहते हैं कि पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, मैं दिखा रहा हूं। देखो, जैसे अनपोलराइज्ड लाइट का क्या क्या पार्ट रहता है। अनपोलराइज्ड लाइट का वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन रहता है और जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन रहता है। तो if you consider this is your x axis, this is your y axis and this is your z axis, then unpolarized light is represented by this। अगर इसी डायरेक्शन में मान लो कि वेव जा रहा है, वेव का वेव मींस डिस्टरबेंस जा रहा है, लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग y डायरेक्शन बराबर वाइब्रेशन है ये भी दिखाएंगे और z डायरेक्शन बराबर वाइब्रेशन है। अब मान लो कि हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं, जो ये है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और जो अपने स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर है वो है z एक्सिस। स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर, स्क्रीन से परपेंडिकुलर, दैट मींस जो तुम देख रहे हो ना तुम्हारे डायरेक्शन में ये हो रहा है, ऐसे दिखाते हैं ना, जो परपेंडिकुलर टू द पेपर और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो अगर ऐसे हैं तो यहाँ पे अगर अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे दिखाओगे, अनपोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन कौन सा डायरेक्शन में हो सकता है, y डायरेक्शन में हो सकता है, और z डायरेक्शन, z कौन सा डायरेक्शन, z इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो ऐसे भी अनपोलराइज्ड लाइट को सिंबॉलिकली दिखाते हैं। ये क्या है, अनपोलराइज्ड, जेडीडी और एसीडी जो भी लिखो अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में। सो अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, y डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन है, और ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट मींस z डायरेक्शन। z डायरेक्शन कौन सा, z डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, उस डायरेक्शन में भी ये है। तो इक्विवेलेंटली वी कैन, इफ यू सी एनीवेयर कि ऐसे दिखा रहा है कि लाइट वेव को, तो दैट मींस दिस इज अनपोलराइज्ड यूपी। अगर मान लो कि कहीं पे भी ऐसे दिखा रहा है लाइट को, मतलब only along the one direction there is a vibration, वो पोलराइज्ड होगा। सिर्फ ऐसे दिखा रहा है मान लो, that means vibration is only along the z direction, वो भी पोलराइज्ड लाइट होता है। अब अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कि एक अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड जा रहा है, ये x, ये लाइट का डायरेक्शन, और ये मान लो कि x डायरेक्शन, ठीक है। अब अनपोलराइज्ड मैं z डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू माय स्क्रीन, मतलब टुवर्ड्स यू, और ये मान लो कि y डायरेक्शन। तो अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे दिखाऊंगा, इस पिक्चर में ऐसे दिखाएंगे, y डायरेक्शन में वाइब्रेशन, z डायरेक्शन में वाइब्रेशन। तो ये हो गया मेरा अनपोलराइज्ड लाइट। यूपी में लिख रहा हूं शॉर्ट में, उत्तर प्रदेश में अनपोलराइज्ड लाइट। अब मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा सीट मैंने रख दिया जिसको कहते हैं कि पोलारॉइड, क्या कहते हैं, पोलारॉइड सीट, और जिसको पोलराइजर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजर। पोलराइजर का काम क्या होता है, जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है कि उसको पोलराइज्ड बनाते हैं। तो ये पोलराइड ऐसे बनते हैं कि इसका एक पास एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस, पास एक्सिस, इसको कहते हैं कि पास एक्सिस। पास एक्सिस मतलब ये पास कर रहा है, ये ट्रैफिक की तरह काम करता है, कि मान लो कि ये अगर पास एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है तो उसको वो पास करवाएगा। अगर पास एक्सिस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है तो उसको वो रोकेगा। जैसे मतलब अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम्हें जाने देंगे, अगर लाइसेंस नहीं है तो तुम्हारा फाइन कटेगा, तुम आगे नहीं जा पाओगे, थाना चलोगे, है ना। तो ये पोलराइज्ड
पोलराइड शीट और पोलराइजर, इसका काम यही होता है। तो देखो कि ये पास एक्सिस कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है, और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट, एक तो वाई डायरेक्शन बराबर वाइब्रेशन और दूसरा जेड डायरेक्शन, तो किसको पास करवाएगा, क्योंकि ये जो पास एक्सिस इट इज पैरेलल टू द वाई डायरेक्शनल वाइब्रेशन। तो when this unpolarized light passes through the polarizer, हमें सिर्फ पोलराइज्ड लाइट ऐसे मिलेगा, इसका जो जेड कंपोनेंट ना, जेड डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इंटेंसिटी का क्या होगा, अगर ये इनिशियल इंटेंसिटी I1 वाज I0, ये अगर इनिशियल इंटेंसिटी है तो पोलराइजर से पास करने के बाद उसका जो इंटेंसिटी होगा I2 which will be I1 by 2, that is I0 by 2, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। क्लियर, ये होता है पोलराइजर का काम होता है। तो जैसे मान लो कि एक मजा करते हैं इधर, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं। एक मान लो कि एक पोलराइजर मैंने ऐसे रख दिया जिसका पास एक्सिस इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये पास एक्सिस जो पास करवाते हैं, और दूसरा पोलराइजर मैंने ऐसे रख दिया जिसका पास एक्सिस अलोंग द जेड डायरेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो फर्स्ट पोलराइजर किसको पास करवाएगा, सिर्फ वाई डायरेक्शनल वाइब्रेशन इसको पास करवाएगा, लेकिन इसका पास एक्सिस तो जेड डायरेक्शन बराबर, तो ये इसको रोकेगा, तो तुम्हें यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है पोलराइजर की फंडा। अब आता है कि ब्रिस्टर्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम, मान लो कि आ ही चुका है ब्रिस्टर्स लॉ, BREWS I think so, ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाने की एक तरीका होता है जो रिफ्लेक्शन की मदद से होता है। क्या है, रिफ्लेक्शन क्रिएट्स पोलराइज्ड लाइट। कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। देखो इन जनरल नॉर्मल केस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और ये दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो इन जनरल इसका अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं पहले, तो इन जनरल अगर मान लो कि कोई लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका एक पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक होगा और एक दूसरा पार्ट रिफ्रैक्टेड होगा। अगर ये डेंसर है कंपेयर टू दिस रेयरर मीडियम, तो ये टूवर्ड्स दिस नॉर्मल होगा। ठीक है, ये होता है कि नॉर्मल केस। तो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई एंगल आई होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी आई, और ये होता है आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर चेंज करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर चेंज करोगे, जैसे मान लो कि अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां कर दिया दिस वन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे और ये ऐसे होगा। ऐसे करते करते एक चीज ऐसे मिलते हैं, ऐसे करते करते एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक बहुत बढ़िया घटना होते हैं, जो होता है कि जैसे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं कि ये N1 दिस इज N2 और ये उसके ऊपर नॉर्मल, एक स्पेशल इंसिडेंस एंगल की वजह से, सॉरी इसको कम करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोलराइजेशन या लाइट के कोई भी चीज को अच्छी तरह से समझने में। तो देखो कि जैसे मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, फिर भी थोड़ा सा कंप्यूटर से कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग कहते हैं कि IB। तो एक पार्ट तो रिफ्लेक्टेड होगा, ये भी IB होगा, और एक पार्ट होगा रिफ्रैक्टेड, ये होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं कि RB। तो व्हाई इट इज स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है पता है, कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है रिफ्रैक्टेड रे।
इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई भी एक स्पेशल एंगल होता है जिस एंगल में लाइट इंसिडेंट होने में, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। नॉट ओनली दैट, इसमें और एक स्पेशलिटी होता है। स्पेशलिटी क्या, मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो लाइट आ रहा है ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये कौन सा लाइट, देखो अनपोलराइज्ड लाइट मैं दिखा रहा हूं, एरो एंड डॉट। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ना, ये फुल्ली कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होता है। ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होता है। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये हाफ पोलराइज्ड, ये हाफ पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होता है कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या है? तो ब्रिस्टर ने क्या किया, उन्होंने देखा, तो देखो कि मैं और एक बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, मैं दिखाता हूं। उन्होंने देखा कि देखो कि ये जो आई बी, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं कि आई बी प्लस 90 डिग्री, फिर उसके साथ आरबी को जोड़ दो, प्लस आरबी, तो कितना एंगल बना रहे हैं, ये टोटल दिस एंगल हो रहा है, दिस एंगल। तो ये होता है कि 180 डिग्री। सो दैट मीन्स आरबी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आईबी। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, इसमें कोई बढ़िया बात है नहीं। तो बढ़िया बात कौन सा है, एक काम करो, स्नेल्स लॉ यूज करो। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि साइन आई बी, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय साइन आर बी is equal to n2 by n1. n2 is the refractive index of the second medium and n1 is the refractive index of the first medium. तो इसको हम लोग ऐसे n21 भी लिख सकते हैं, स्कूल डेज से पढ़ के आ रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस बार सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन आई बी बाई साइन 90 डिग्री माइनस आई बी, आर बी क्या होता है 90 डिग्री माइनस आई बी, इज इक्वल टू n21, और साइन आई बी बाई कॉस आई बी इज इक्वल टू n21। n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम लोग लिखते हैं कि ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो n21 यहाँ पर हमने लिख दिया, सेम थिंग है ये। तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट tan IB is equal to n21. This is known as the Brewster's law. Brewster's स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट होता है कि for a particular angle of incidence, the tangent of this angle of incidence is equivalent to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. This is known as the Brewster's law. ठीक है, तो कभी अगर तुम्हें ये n21 दे दिया एआर की रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो कि na1 दे दिया, na2 दे दिया, ये क्या है एआर की रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एआर की रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम यहीं से कैलकुलेट कर लेना n21। अगर n21 मिल गया तो तुम्हें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रिस्टर्स एंगल। इसको ब्रिस्टर्स एंगल भी कहते हैं। ठीक है, सो ठीक है, मैंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं डाला स्टडी मटेरियल में, एक दो मैं स्टडी प्रॉब्लम्स में भेज दूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वन, शायद आ जाए एग्जाम में, तो तब तुम कर नहीं पाओ तो बुरा होगा ना। ठीक है, मैं एक दो प्रॉब्लम ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया ब्रिस्टर्स लॉ।
और एक इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पोलराइजेशन एंड द लास्ट थिंग व्हिच इज नोन एज द मैलास लॉ। मैलास लॉ, मैलास लॉ क्या है? देखो, जब व्हाट वी हैव सीन कि मान लो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट दिखाने के लिए ऐसे डॉट को बनाते हैं, फिर एक पोलराइड से उसको पास करवाओ और पोलराइजर से पास करवाओ जिसका y एक्सिस इज द पास एक्सिस, अलोंग दिस एक्सिस, ये y होता है ना, ये y, सो दिस इज x, x डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहे हैं और y बराबर इसका पास एक्सिस है, तो पोलराइजर से ये पोलराइजर, पोलराइजर से पास होने के बाद हमें क्या मिलेगा? पोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी ये अगर I1 है तो ये मिलेगा हमें I2, I2 इज नथिंग बट I1/2, आधा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो पोलराइज्ड लाइट हमें मिल रहा है ना, ये y एक्सिस के साथ तो पैरेलल है, ठीक है, तो हमने एक काम कर रहे हैं कि उसके बाद और एक चीज रख रहे हैं, ठीक है, क्या है ये, और एक सीट रख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि एनालाइजर। क्या? एनालाइजर। यही नहीं, मान लो एनालाइजर की जो पास एक्सिस है, ये है एनालाइजर की पास एक्सिस, तो एनालाइजर की जो एक्सिस है उसके साथ ये जो पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन वो एक एंगल करेगा, ये एंगल, चलो इसको अलग से दिखाते हैं, एक काम करते हैं कि ये मान लो कि हमारा एनालाइजर, और एनालाइजर की एक्सिस मान लो कि ये है एनालाइजर, नॉट पोलराइजर, ये एनालाइजर, और एनालाइजर के ऊपर जो पोलराइज्ड लाके आ रहा है, पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ये पोलराइज्ड, ये वाला मैं एंगल दिखाने के लिए इसको ही थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, तो ये इसके साथ एक एंगल बनाएगा, ये एंगल मान लो कि थीटा, तो एंगल किसके बीच में? एनालाइजर एंड द पोलराइज्ड लाइट के बीच में अगर एंगल थीटा हो और इसका इंटेंसिटी अगर I0 है, I0 मींस I1/2, ठीक है, इसका इंटेंसिटी अगर I0 है तो इसके बाद जो तुम्हें पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, पोलराइज कैसे मिलेगा? इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, ईच पोलराइज्ड लाइट इज स्प्लिटेड इन टू कंपोनेंट्स, एक होगा अलोंग द पोलराइजर एक्सिस, ये होगा, ठीक है ना, और दूसरा होगा अलग दिस डायरेक्शन, तो इसके बाद जो तुम्हें पोलराइज्ड लाइट मिलेगा उसका इंटेंसिटी होगा I इज इक्वल टू I0 cos square theta, दिस इज नोन एज द मैलास लॉ। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैलास लॉ क्या है? इफ वी प्लेस एन एनालाइजर in front of a polarized light, these are the polarized light not unpolarized light, क्योंकि unpolarized light को पहले ही हमने पोलराइजर देके polarized light बना दिया। if polarized light is incident on a analyzer making an angle theta, then the intensity of the emerging light should follow this relation, I is equal to I is light की intensity I0 cos square theta, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मींस ये बराबर है इसके साथ पैरेलल है, मतलब पूरा लाइट को ही पास करवाएगा, सो देन आई इज इक्वल टू I0। अगर थीटा इज 90 डिग्री तो कोई लाइट नहीं पास करवाएगा, सो दिस इज, इफ इट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर व्हाट इज मैलास लॉ, देन जस्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है उसको लिख देना और ये इक्वेशन बता देना और एक तस्वीर बना देना, तो अगर 2 मार्क्स है तो फुल मार्क्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो इतना था फ्रॉम डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉम पोलराइजेशन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट फ्रॉम डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, पूछ सकते हो अभी अगर कुछ दिक्कत है तो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? और पूरा समझ में आ गया तो हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो क्वेश्चन है तो पूछो। প্রশ্ন আছে, ওই যে বলো। পরে যেটা বললেন না যে অ্যানালাইসিসের পরে ওর ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে? ওই ব্যাক হয়ে আসবে, মানে ওই ইয়ে আমি বুঝতে পারছি তোর প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে, আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, এক মিনিট, হুম, 1 মিনিট ওকে।
বেসিক্যালি এখানে আমি কি করেছি, আচ্ছা এই ছবিটা দিয়ে একটু দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে, এক মিনিট, তাহলে তো বুঝতে সুবিধা হবে। So this is the axis along which x direction, and now first unpolarized light, this is the unpolarized light, and let's say there is a polarizer, and axis is along this direction, y axis, this is polarizer, I am writing P here. So after polarizer we will get the polarized light, these are here. Now I am placing one analyzer, okay, और analyzer की axis मान लो कि इस direction, this is the analyzer. So analyzer के साथ ये जो polarized light, इसको अगर ये धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे polarized light है, right? So it can make angle theta, right? So then after passing through the analyzer, the intensity of the light ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वही पास होगा. सो दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसका अगर इंटेंसिटी आई नॉट था, इसने अगर थीटा एंगल बनाया, तो आई विल बी आई नॉट cos स्क्वायर थीटा. नाउ इज इट क्लियर? अच्छा, हाँ सर. ओके. सो डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? স্যার বলছি ইলিপ্টিক্যালি পোলারাইজড লাইটটা কি? Okay, don't need to understand right now. Electrically polarized light, if I want to make you clear, then I have to consider the wave front also, different wave fronts. Okay, so electrically polarized light, spherically polarized light, এগুলো যেহেতু তোদের এই মুহূর্তে সিলেবাসে নেই, আমার মনে হয় না এই সময় আলোচনা করে মাথামারি করার দরকার আছে, ঠিক আছে? যদি দরকার হয় আমাকে অবশ্যই জানাবি, আমি অবশ্যই বলবো, ওকে? এখন শুধু জাস্ট ফোকাস অন ইউর এক্সাম. Is there any other question from diffraction, polarization, from interference also? Newton's rings সবাই go through করেছিস? হ্যাঁ If you স্যার. don't, যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয়েছে ইন্টারফারেন্সে, আশা করি প্রবলেম হবে না. So let's summarize. We have done interference. Interference important. Interference Young's double slit experiment. What is the condition for bright, what is the condition for dark, etc. Then we have done the interference due to thin film. This is also important. Always remember what you have to do. You have to find out only the path difference. For each case, you have to find out the path difference. If you find out the path difference, then for the bright fringe, path difference should be n lambda. আর যে path difference টা বের হবে সেটা এখানে পুট করব. আর for the dark fringe, path difference should be twice n plus 1 lambda. In the thin film case also the same thing, delta is equal to n lambda twice n plus n lambda. So first we have to find out only the path difference, then we have find out for the Newton's ring, this wedge shape thin film, and for this wedge shape thin film again we have to find out what is the delta s, okay? And from there we can find out what is the condition for bright, what is the condition for dark. Very easy if you just go through 1 or 2 times through study material. আচ্ছা, স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে একটা একটু ভুল আছে নিউটনস রিং এ, ওখানে সম্ভবত t is equal to 0 তে আমি লিখে দিয়েছি ডেল্টা s is equal to 2t বা সামথিং, it will be lambda by 2. Okay, correct it. It is a very silly mistake there. So if you go through লিখে লিখে যদি 1 or 2 বার প্র্যাকটিস করিস, optics will be in your hand, believe me. So that much is in interference. Then what we have? Diffraction. Diffraction এ তো কিছুই নেই. What is the diffraction? What is the difference between interference and diffraction? What is the difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction? Then the polarization. The very important thing is Brewster's law and the Malus law. What is the Brewster's law? Brewster's law is tan IB is equal to either mu, you can write mu, or n to 1, whatever. This is the Brewster's law. What is the Malus law? I is equal to I naught cos square theta. Sometimes it is also asked, if unpolarized light passes through a polarizer, what will be its intensity? Intensity will always be half. If it is intensity is I, then here intensity will be I by 2. Okay,
So that's all from interference, diffraction and polarization. And please go through the numericals for whosoever are taking the study materials. Later on I will give you certain important marks on your problem, because there are lots of problem I have done there in interference, but you don't need to go through all of them. Later on I will make some important there. Okay, don't worry for that. So this is the interference part. So what we have discussed through our live classes, we have completed quantum mechanics, we have completed acoustics, we have completed optics right now. So rates of the thing is only electromagnetic theory. Electromagnetic theory, please go through the study material. Is a very short topic. There are, if you ask, then I can discuss this one also, electromagnetic theory. তো লাগবে এখন বল, তাহলে এখনই ডিসকাস করে দেবো। স্যার কি টাইপের নিউমেরিক্যাল আসে শর্ট ডিসকাশন। আচ্ছা এখন স্টাডি, আচ্ছা শর্ট, ঠিক আছে। এখানে করলে